दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार की सजा मौत है, लेकिन हमारे देश भारत में तो शमशान में ही मौत का भ्रष्टाचार हुआ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और स्वागत है आपका दस्तक में। 30% कमीशन के लिए क्या उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में 25 लोगों की जान का सौदा फिक्स किया गया था? इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश की पुलिस और आज तक के हमारे संवाददाता अरविंद ओझा की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको देगी। लेकिन आज आपको 30% की कट प्रथा से जुड़ी रिश्वत की सत्य कथा देखकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ दस्तक देनी। क्या ऐसी रिश्वतखोरी वाली सिस्टम की सिस्टमैटिक प्रथा ने उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में एक एक करके 25 निर्दोष ईमानदार नागरिकों की अर्थी निकाली? 30% के कट के लिए 25 लोगों की मौत का सौदा मुरादनगर में हुआ। गवाही देने वाला चेहरा है अजय त्यागी, मौत का शमशान बनाने वाला ठेकेदार। हादसा 25 लोग कमीशन खोरी का देखिए, कमीशन खोरी का खेल है इसमें नहीं है। नो कमेंट। देखिए, मैं समझ सकता कमीशन हूं जाता है आप आपका, नहीं बोलेंगे इस टाइम, लेकिन बस सिर्फ एक चीज, ये तो नॉर्मल बात है, सब जानते हैं। सारी चीजें आपके ऊपर डाल दी, टोटली गलती आपकी। मामले में हाँ, वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं वो तो है, कमीशन भी दिया लेकिन होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल दी जा रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी, कमीशन किसको जाता था? किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। एक मिनट जाना। ईओ को गया था क्या? ईओ और आपका अकेले का नाम बेकार किया जा रहा है, इसमें सिर्फ आपको दोषी बनाया जा रहा है। दोषी बनाया जा रहा है। यहाँ सबको का मतलब है अधिशासी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष। कमीशन भी दिया होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल दी जा रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी, कमीशन किसको जाता था? किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। मुरादनगर में शमशान घाट के गिरे हुए ढांचे के नीचे दबे लोगों के घर वालों की चीख एक बार फिर सुनिए। और अब सुनिए 30% कमीशन देकर 25 मौत का भ्रष्टाचार ईमानदारी से करने वाले ठेकेदार अजय त्यागी को। हाँ, वो जाते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं। नहीं वो तो है, कमीशन भी दिया लेकिन होगा, सारी गलती आपके ऊपर डाल दी जा रही है। 28 से 30% की कमीशन की आपने बात स्वीकारी है पुलिस के बयान में। जी जाता था कमीशन? जी, कमीशन किसको जाता था? किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। कट प्रथा और भ्रष्टाचार की सत्य कथा का पहला अध्याय बताता है। शमशान में 55 लाख रुपए के टेंडर के बदले 16 लाख रुपए की कमीशन अधिकारियों को दी गई। बचे हुए 39 लाख रुपए में 10% का भी फायदा ठेकेदार ने अगर अपने पास रखा होगा तो 55 लाख की जगह 35 लाख रुपए में ऐसा कॉरिडोर बनाया जो 15 दिन नहीं चला। अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये मलबा गिरा हुआ है, इसमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ सामान वो मिलाया गया था। रेत ही रेत दिख रही है। आज तक को मुरादनगर थाने की पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक 4 जनवरी को 25 लोगों को मारकर चिता जलाने का सौदा कोरोना काल में पिछले साल मार्च महीने में ही कर दिया गया था। मेरे पास मौजूद खबर के मुताबिक मार्च महीने में ही ठेकेदार अजय त्यागी को शमशान घाट में काम कराने के लिए पहली किस्त के तौर पर 26 लाख रुपए दे दिए गए थे। पुलिस की पूछताछ में अजय त्यागी ने खुलासा किया कि पहली किस्त के आते ही उसमें से 16 लाख रुपए आदिवासी अधिकारी निहारिका सिंह और जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल को उसी नगर पालिका के दफ्तर में उसने दिया था, जिस दफ्तर से जनता ईमानदारी की उम्मीद लगाए बैठी रहती है। जी जाता था कमीशन? जी, कमीशन किसको जाता था? किसको जाता था कमीशन? वो सबको पता है। कट प्रथा और भ्रष्टाचार की सत्य कथा का दूसरा अध्याय बताता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खाने के लिए अधिकारी और ठेकेदार ने मिली भगत की थी। शमशान में कॉरिडोर में लेंटर बनाने और डिजाइन बनाने की योजना तक नहीं थी, लेकिन 16 लाख कमीशन के लालच में घटिया क्वालिटी की सामग्री से गैर जरूरी मौत का लेंटर डालने दिया गया। सब आंख मूंदे रहे क्योंकि नोटों की पट्टी बांध दी थी कमीशन खोरों ने। प्रशासन अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिस्टम की नस नस में दौड़ती कमीशन खोरी वाली कट प्रथा के खिलाफ जनता को जिंदगी की सुरक्षा देने वाला भरोसा कैसे मिलेगा? अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक।
क्या कट प्रथा और रिश्वत की सत्य कथा सिर्फ एक विभाग या एक प्रदेश में है? जवाब है नहीं। हमने आपके लिए रिसर्च की और रिसर्च की मदद ली तो हमने ये पाया कि भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली एक संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हाल की रिपोर्ट के अनुसार 47% भारतीयों ने यह माना है कि हमारे देश में करप्शन पहले से ज्यादा बढ़ा है। सिर्फ 27% के अनुसार भारत में भ्रष्टाचार में कमी आई है। ये आंकड़े आपके सामने 2019 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 38% लोग ये मानते हैं कि रिश्वत ही सरकारी दफ्तरों में काम कराने का एकमात्र तरीका है और 26% लोगों का यह मानना है कि अगर आप रिश्वत न दें तो सरकारी ऑफिसेज में काम में आपको बहुत देरी होती है। ये 26% का आंकड़ा आपके सामने है। मतलब यह हुआ कि करप्शन एक सिस्टम हमारे देश में काम करता है, क्योंकि आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि 35% लोगों ने अपना काम सरकारी दफ्तर में कराने के लिए सीधे किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को घूस यानी कि रिश्वत दी है, जबकि 30% लोगों ने यह माना है कि किसी एजेंट के जरिए गवर्नमेंट ऑफिसर कर्मचारी ने उनसे रिश्वत ली है। अंदाजा लगाइए आप कि यहां पर रिश्वत की जड़ें कितनी गहरी हैं और आप और हम इसे कितना अंदर तक मानते हैं और ये स्वीकार करते हैं कि हमें रिश्वत देनी पड़ती है। ऐसी ही रिश्वत की सत्य कथाओं के कारण हमारे देश में पुलों का गिरना, सड़कों का धंस जाना, इमारतों का जमींदोज हो जाना यह जारी रहता है और सिस्टम की कट प्रथा के कारण आम आदमी उन हादसों में अपनी जान गंवाता रहता है। अब आप दस्तक दीजिए, क्योंकि आज तक के पास मौजूद जानकारी ये बताती है कि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में कई बार शिकायत के बाद भी मौत का शमशान घर तैयार होने दिया गया। रेत छट रहा था उसमें डाला ही था जो पहली बारिश में लड़के टूट गया। ये भी लगभग 3 या 4 महीने पहले बनी है और इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है स्पष्ट। इसमें केवल रेत ही रेत नजर आ रहा है, सीमेंट का तो कहीं नाम नहीं है। लेंटर भी 2.5 इंच से ऊपर नहीं है, 2.5 इंच से ऊपर लेंटर नहीं है। आप देखिए उधर। आम आदमी तक को पता था कि शमशान में मौत देने वाला ढांचा ही करप्शन खोर सरकारी अधिकारियों और भ्रष्टाचारी ठेकेदारों ने तैयार किया। चौंकाने वाली बात ये कि जिलाधिकारी गाजियाबाद तक को बताया गया, नगर पालिका अध्यक्ष को बताया गया, प्रमुख सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार तक को चिट्ठी लिखी गई, आयुक्त मेरठ मंडल को करप्शन की जानकारी दी गई, लेकिन एक अधिकारी ने कट प्रथा के अधीन चल रहे भ्रष्टाचार की नींव हिलाने की कोशिश तक नहीं की। कोई आओ यहाँ हमारी मदद के लिए। हमारे बछड़े चले गए दरोगा से, हाथी चले गए हमारे, मेरा रोबिन, मेरा प्रमोद, मेरा नितिन, अब हम कैसे जिएंगे? अगर अधिकारी जाग जाते समय रहते तो अपनों को गंवाने वालों की जिंदगी यूं ठहती नहीं। इसकी गवाही देते हैं विजयपाल अधिकारी, जिन्होंने गाजियाबाद के जिलाधिकारी तक को 25 लोगों की अब जान ले चुके भ्रष्टाचार की जानकारी महीनों पहले दी थी। क्योंकि मैं वहाँ मौके पर गया था और देखने के बाद मैंने ये देखा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का सही नहीं हो रहा है, उसमें 10 एक का सीमेंट का मसाला लग रहा है, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये गलत काम हो रहा है और इसीलिए मैंने शिकायत की जिलाधिकारी से और जिलाधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती तो आज ये 25-30 परिवार उजड़ते। सबूत है ये चिट्ठी जो 16 जून 2020 यानी 6 महीने पहले गाजियाबाद के जिलाधिकारी को लिखी गई। इसमें कहा गया कि 10 एक का मसाला लग रहा है, यानी 10 बोरी बालू के साथ सिर्फ 1 बोरी सीमेंट लगाई जा रही है। ईंट पीली लग रही है। जेई यानी जूनियर इंजीनियर की मिलीभगत है। जेई ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दंडित करने का आदेश करे, लेकिन इस चिट्ठी पर गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने क्यों कुछ नहीं किया, ये सवाल पूछना अब जरूरी है। न ही 1 महीने बाद 10 जुलाई 2020 को नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी पर किसी ने कान दिया। भ्रष्टाचार पर आप दस्तक दें, इसलिए हमने वो कागज खंगाले जो बताते हैं कि किसे नगर पालिका में पैसे जारी करने का अधिकार होता है। सरकारी कागज बताते हैं कि नगर पालिका का चेयरमैन और आदिवासी अधिकारी ही पैसे जारी करने का अधिकार रखता है। यानी साफ है, आदिवासी अधिकारी निहारिका सिंह और नगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया के दस्तखत से ही
भ्रष्टाचार के कमीशन बांटने वाला टेंडर उठा था। सीधा सवाल अब उठता है कि इस मामले में अधिशासी अधिकारी निहारिका चौहान की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन नगर पालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? कार्रवाइयां भ्रष्टाचारियों पर नहीं होती, इसकी गवाही है कि देश में 2017 से 2019 के बीच भ्रष्टाचार के करीब 12,400 केस दर्ज हुए, लेकिन एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक 2019 तक करप्शन के 10,000 मामले लंबित ही रह गए। ऐसे लंबित मामलों के कारण ही देखिए क्या होता है। सड़क किनारे धंसे हुए इस ट्रक को जरा देखिए, ये भ्रष्टाचार के कट वाली सत्य कथा का ही नतीजा है। बुलंदशहर में सीवा सड़क का काम करते ठेकेदार कितनी रिश्वत खिलाकर यहाँ काम कराया होगा? जवाब है ये धंसा हुआ ट्रक, जो बारिश की कुछ बूंदों के बाद सड़क के एक हिस्से में घुस गया। अब इस आरोपी फर्म के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की लकीर पीटी जा रही है। अरविंद ओझा, गाजियाबाद, आज तक। कोशिश कीजिए कि हम भी सहयोग करें भ्रष्टाचार को खत्म करने में। 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट नहीं मिलते तो बीजेपी उनसे ज्यादा सीटें बंगाल में जीत ले जाती। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को एक बार फिर से मुस्लिम वोट बैंक से उम्मीद है, लेकिन ओवैसी की एंट्री से ममता का एम फैक्टर बंगाल में फेल हो सकता है। हम खड़े रहकर काम करेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। ये काम यहाँ पर एमआईएम पार्टी करेगी। बासुद्दीन साहब के साथ करेंगे और वो उनके साथ रहेंगे, उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, पश्चिम बंगाल का वो नौजवान जिसके पीछे ओवैसी चलने को बेकरार है। सवाल है क्यों? ये लोग लुटेरा है, लूट रहे, आदमी को लूट रहे, इंसान को जीने का हक नहीं दे रहा है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जिनसे खास तौर पर मिलने के लिए ओवैसी हैदराबाद से पश्चिम बंगाल आए। सवाल है क्यों? अभी जो पार्टी है ये तो लाल टीएमसी बन गए। वामपंथ का जो हरमात थे सब टीएमसी में आ गए। ये लोग लुटेरा है, लूट रहे, आदमी को लूट रहा है, इंसान को जीने का हक नहीं दे रहा है। हजारों लोगों को झूठा केस में 7-7 साल जेल में रखे हुआ है, गांजा की केस में। ये क्या है? ये तो बेइंसाफी है, ये जुल्म है, देश की संविधान की बेखिलाफ है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटरों के लिए तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच जंग है। ममता मुसलमानों की पहली पसंद है, जिनके वोट बैंक पर ओवैसी की नजर है। ओवैसी जानते हैं कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते, इसीलिए वो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ मिलकर ममता को ललकारने वाले हैं। तो हमारी पार्टी तो यकीनन आने वाले असेंबली के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ ठहरेंगे और वो उनके साथ रहेंगे, उनका जो फैसला होगा हम उनके साथ जाएंगे। जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। जब इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे लड़ना पड़ेगा। अब्बास सिद्दीकी का छोटा सा परिचय है कि वो हुगली स्थित फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा है। दरअसल सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी को इसी दरगाह के धर्म गुरुओं से काफ़ी मदद मिली थी। इस बार इस दरगाह के एक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने यह ऐलान कर दिया है कि खुद का पार्टी बनाएंगे और ममता बनर्जी को चुनौती देंगे। हमारा मानने वाला करोड़ों लोग हैं, जो लोग हम लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। उन लोगों के सामने अगर हम हाथ फैला देंगे जे आओ देश के लिए, इंसान के लिए, गरीब के लिए इस चुनाव में कुछ तुम चंदा दे दो, इंशाल्लाह हमारा मानना है करोड़ रुपया वो लोग हमको दे देंगे। एक वक्त था जब 38 साल के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ममता के समर्थक थे, लेकिन अब वो मुस्लिम वोटरों को ममता से दूर ले जाने में लग गए। तृणमूल आया, ये अभी बोलता है बीजेपी आएगा तो मुस्लिम को मारेगा, डरा रहा है। ऐसे डरा के मुसलमान, हम जैसे मुसलमान लोगों को सरकारी नौकरी में अभी 4% से 1.5% में लाके खड़ा कर दिया। ये लोग मुंह में बोलता है कुछ और काम में करता है कुछ। आज से 50 साल पहले पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोटर लेफ्ट पार्टियों का वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन 14 साल पहले सचर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल के मुसलमान ममता बनर्जी से जुड़ गए। पश्चिम बंगाल में 27% वोट मुसलमानों के हैं, जो राज्य की 102 सीटों पर निर्णायक है। इस तरह 35% सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक जीत और हार तय करता है। बीजेपी की एंट्री से ममता पहले ही परेशान है।
दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी की जुगलबंदी से मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगी तो ममता का किला ढह सकता है। इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए ममता ने अब्बास सिद्दीकी के चाचा से अपने पक्ष में बयान दिलवाया। बिहार चुनाव के बाद बंगाल की जनता जान गई है कि ओवैसी बाघ नहीं है। अगर वो होते तो फुरफुरा शरीफ में चोरी चुपके नहीं आते। अब्बास ने नॉलेज सिटी बनाने के नाम पर लोगों से काफी रुपए उठाए हैं, जिससे ध्यान हटाने के लिए राजनीति की बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब दूर से अच्छे लगते हैं, पर उनके सफेद कपड़े के पीछे भगवा रंग छिपा है। इस तरह ममता को लेकर चाचा और भतीजे में ठन गई है। माना जाता है कि तोहा सिद्दीकी का असर बुजुर्गों पर है, तो अब्बास सिद्दीकी नौजवानों में काफी लोकप्रिय है। ऐसे में जानकार इन दोनों की लड़ाई को ममता के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं, क्योंकि अगर फुरफुरा शरीफ के असर वाले इलाके में मुस्लिम वोट बैंक बटा तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा, जिन्होंने पिछले चुनाव में 102 मुस्लिम बहुल सीटों में से 98 सीट जीती थी। ममता को पिछले विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के 51% वोट मिले थे, जिसके बल पर उन्होंने 211 सीट जीती। इसमें 98 सीट मुस्लिम बहुल थी, जहां 20 से 30% मुस्लिम वोटर थे। पश्चिम बंगाल में ममता का दूसरा कार्यकाल है। बीजेपी का उत्थान बताता है कि उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे में अगर दीदी का मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, जिसके हिंदू वोट बैंक का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 2014 में बीजेपी को 36% हिंदू वोट मिले, जो 2019 में बढ़कर 57% हो गए। बंगाल में बीजेपी हिंदू और आदिवासियों की पसंद की पहली पार्टी है। फिर भी ममता बीजेपी से 4 सीट ज्यादा जीतने में कामयाब नहीं, क्योंकि तृणमूल के साथ मुसलमान जुड़े रहे। लेकिन जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ मची है, उससे सवाल उठता है कि क्या पार्टी में मची भगदड़ के पीछे वोट बैंक में फूट तो नहीं है। ममता को छोड़ने वालों में आज हावड़ा वाली से विधायक वैशाली डालमिया भी शामिल हो गए, जिन्होंने ममता पर संगीन इल्जाम लगाया। ये जो मैंने आवाज उठाई पार्टी के अगेंस्ट में नहीं उठाई हूँ, मैं जो पार्टी को खराब कर रहा है उसके अगेंस्ट में मैं उठाई हूँ। तो मैं जब तक जो पार्टी में हूँ, इनके ये लोग ऐसे ही करते जाएं तो और तो खोखला हो जाएगा ना नीचे से पार्टी। शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद से ममता से कई विधायक बगावत कर चुके हैं। ऐसे में ममता की सारी कोशिश अपने मुस्लिम वोट बैंक से है, जिसे बचाने के लिए उन्हें अब ओवैसी से भी भिड़ना होगा। ओवैसी की नजर पश्चिम बंगाल में उन मुस्लिम बहुल सीटों पर है जहां उनकी पार्टी ने 10 लाख से ज्यादा नौजवानों को जोड़ने का दावा किया है। जानकारों का यह मानना है कि अगर बिहार की तरह AIMIM को पश्चिम बंगाल में भी कामयाबी मिल गई तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना मुश्किल हो सकता है। कैमरा पर्सन अरिंदम के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। बंगाल से आइए आपको अब हम उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस से बदायूं की दूरी है 122 किलोमीटर, लेकिन पुलिस की लापरवाही, नाकामी, पल्ला झाड़ने, मामले पर मिट्टी डालने को लेकर कोई दूरी नहीं है। बदायूं में 3 जनवरी को दर्दनाक वारदात एक महिला से हुई। अब 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तीसरा फरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई का विश्वास दिया है, लेकिन दस्तक देकर पूछना यह जरूरी है, इंसाफ पाना क्यों टेढ़ी खीर बना। घर को बुरी नजर से बचाने के लिए टोटका आजमाने वाली 50 साल की महिला उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों की गंदी नजर और नाकारे पुलिस अफसरों की लापरवाही की बुरी नजर का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में उघैती इलाके के घर के बाहर घाट पर एक महिला का शव नहीं, अपराधियों के बेखौफ होने और सुरक्षा के लिए बने पुलिस थाने के नाकाम होने की गवाही है। क्योंकि आपको भरोसा नहीं होगा ये जानकर कि जिस तरह हाथरस में बेटी से हुए जघन्य अपराध को दबाने के लिए रातों रात शव तक जलाने का काम पुलिस के कुछ अफसर करा चुके हैं, कुछ वैसी ही तैयारी बदायूं में रेप के बाद जान गंवाने वाली महिला के साथ भी की जा चुकी थी। इस बात को सुनने के लिए पहचान छिपाने के लिए मजबूर हुई मां की बातों को ध्यान से सुनिएगा। गई 2 बार गए, हम पहले भी गए फिर भी गए, हमारी सुनी ना, फिर दोबारा से गए, हमने दोबारा गए, हाथ जोड़े पैरन में पड़े उनके में, हमने ये कही उनसे कुछ ना कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि इसकी क्रियाक्रम, इनकी मिट्टी खराब जाएगी, चीर फाड़ होगी, इसको पंचाना भरे को फूक दो, इनको जला दो, इनकी क्रियाक्रम कर दो। मैंने कि हम क्रियाक्रम तो कर देंगे, फिर आप एक पुष्प महानों तो कर लो, इसको कांड बहु हमको तो
यानी रातों रात बदायूं में रेप के बाद जान गंवाने वाली महिला और उसके परिवार से इंसाफ छीनने की तैयारी इलाके के थाना प्रभारी ने कर ली थी। हमने दोबारा गए, हाथ जोड़े, पैरन में पड़े उनके में। हमने ये कही उनसे कि कुछ ना कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि इसकी क्रियाक्रम, इनकी मिट्टी खराब जाएगी, चीर फाड़ होगी, इसको पंचाना वगैरह का फूक दो, इनको जला दो, इन्हें क्रियाक्रम कर दो। मैंने कि हम क्रियाक्रम तो कर देंगे, फिर आप एक पुत्र महानु तो कर लो। ये उस बेटे के पैर हैं जो दावा है अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस के चक्कर काट रहा था, जिसकी मां 3 जनवरी की शाम एक मंदिर में पूजा करने गई। आरोप है मंदिर के महंत के शिष्य और ड्राइवर ने गैंगरेप किया। लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के कंधे पर अपने सिस्टम को ना सुधार पाने का सितारा चमकता है, वो एक दिल दहला देने वाले अपराध पर ये बताना ज्यादा जरूरी समझते हैं कि महिला का मंदिर तो आना जाना पहले से रहा है। उनमें से एक व्यक्ति एक मंदिर के पुजारी है, जहां ये महिला का पहले भी आना जाना रहा है, और जैसा कि मैंने बताया कि वो पहले से आते जाते रहे हैं, जान पहचान की चीज़ें थी, उसमें इस तरह की घटना होना प्रकाश में आया है। क्योंकि अपराध के खिलाफ सुरक्षा देने के भरोसे पर लोकल अधिकारी मामला ज्यादा टाल देते हैं। कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम में डिले किया गया, एफआईआर में डिले हुई। जो स्थानीय थानाध्यक्ष है उसके लेवल पे लापरवाही जरूर की गई थी, और उन्होंने सही तथ्यों का सही संवेदनशीलता नहीं दिखाई, जिसके कारण वहाँ के एसपी ने उनको दोषी पाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। उनके 3 जनवरी को रेप होता है, दावा है 48 घंटे तक पोस्टमार्टम पुलिस अधिकारी नहीं कराते, फिर मीडिया दस्तक देता है, अधिकारी दौड़ते भागते हैं, फिर पोस्टमार्टम होता है और रिपोर्ट आती है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें उसको जो है जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें माइनर इंजरी हैं, जो टीयर्स हैं प्राइवेट पार्ट्स पर वो आए हैं, और उसको फ्रैक्चर है, रिब का फ्रैक्चर है, और उसके जो है एक पैर में जो है उसका फ्रैक्चर है। बाकी जो है चोट ऐसी है जैसे कि घिसड़ से लगती हैं, वो कहीं भी हो सकता है। तो उस चीज़ से है, उसमें जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है, ब्लीडिंग के बाद शॉक में पेशेंट चला गया है, शॉक के कारण उसकी डेथ हुई है। जो बदायूं पुलिस सोशल मीडिया पर एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत कार्रवाई की फोटो डालकर दिन भर लखनऊ से वाहवाही बटोरना चाहती है, वही एक महिला के साथ हुई दर्दनाक वारदात के बाद मौत होने के बाद भी मामले को दबाने की कोशिश क्यों करती है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन शक्ति और महिला सशक्तिकरण के तमाम दावे करते हैं, लेकिन उनके अधिकारी ही उनके इन दावों पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अफसर अपने मुख्यमंत्री की भी बात नहीं सुनना चाहते, या फिर ये दावे सिर्फ कागजी हैं। कैमरामैन हरीश कानपाल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं आज तक। इंसाफ इतना मुश्किल क्यों? दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।